So welcome guys to Super Knowledge Point. So guys, I am your Abhishek presenting you the topic of class 10th ICSE board physics subject, chapter 1 force. So guys, in this chapter we will discuss about the some basic concepts. That some of the concepts are we are read in the class 9 and some of the basic concepts we are read in class 10th ICSE. So guys, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का चैप्टर 1 है कौन सा, तो वो है फोर्स। फोर्स बोले तो फोर्स जो होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या मोशन होंगे, वो सब आज हम लोग जानेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ व्हेन अ बॉडी इज रिजिड, मतलब कि व्हेन अ बॉडी इज रिजिड, मतलब कि व्हेन अ बॉडी इज रिजिड, मतलब जब बॉडी रिजिड है, क्या जब गैस बॉडी क्या है रिजिड है, तो जब बॉडी रिजिड होगी उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या अगर हम लोग उसके ऊपर व्हेन वी एक्ट्स अ फोर्स ऑन इट, अगर हम लोग कोई एक रिजिड बॉडी है उस पर उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो दो तरह का मोशन बनाएगा। या तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, कौन सा गाइस, एक तो रोटेशनल मोशन होगा या तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, या तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा या तो रोटेशनल मूवमेंट। इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन, और इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं रोटेटरी मोशन। क्या गाइस, ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं और रोटेशनल मोशन का लोग रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर कोई एक रिजिड बॉडी है उस पर हमने फोर्स लगाया, तब उस पर दो तरह के फोर्स होंगे, या तो ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर मोशन या फिर रोटेशनल और रोटेटरी मोशन। अब देखिए, मैं आपको ट्रांसलेशनल मोशन की कंडीशन बताता हूँ। इसकी कंडीशन में क्या होगा, मानिए ये कोई रॉड है, सॉरी गाइस, और अब देखिए ये कोई एक रॉड है, अब वो कहीं से भी फिक्स नहीं है, तो हमने यहाँ से फोर्स लगाई तो क्या हुआ, या तो ये लीनियर जाएगा, मतलब देखिए जैसे ये मार्कर है, इसमें मैं अगर नीचे से फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट फोर्स मारा, तो अभी देखिए यहाँ, अब मैं यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे क्या है, पाइवट है, मतलब हिंड है, तो मैंने मारा तो इतना घूमा है, ये देखिए सिर्फ ये मूवमेंट होगा, तो ये कौन हो जाएगा, रोटेटरी मूवमेंट। कौन सा गया, रोटेटरी मोशन। देखिए ऐसे था, मैंने ऐसे मारा तो ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा, क्या गया ऐसे हो रहा, लेकिन इसमें इतनी समय मानिए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोग इसको मारेंगे तो क्या होगा, पूरा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मोशन लीनियर होगा, या उसे हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। अब देखिए ये कोई है, यहाँ पे ये हिंज है, मतलब इस जगह पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब वहाँ पे फिक्स होता है, फिक्स, तो पाइवोटेड है और हम यहाँ पे फोर्स लगा हैं, तो देखिए ये है, यहाँ पे पाइवोटेड है, मैंने इसको पकड़ लिया। अब देख पा रहे ये पाइवोटेड हो गया हम लोग का, ये पाइवोटेड पॉइंट निकाल, क्योंकि यहाँ से फिट है, हमने ऐसे फोर्स लगाया तो ये क्या हो रही है, तो रोटेट करेगा, क्या कहते हैं, रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे मानूंगा ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे आ जाएगा, तो ये कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कब होगा, जब एक पॉइंट कोई पाइवोटेड होगा। अब मैं अगर आपको इनकी डिफिनेशन बताऊँ तो डिफिनेशन आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको डिफिनेशन ईजी समझ में आ जाएंगी। देखिए लीनियर की बात करूँ तो फोर्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव द बॉडी स्टैंड। देखिए यहाँ पे कोई पाइवोट नहीं लगा हुआ था, तो ये अगर हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे तो फ्री टू मूव, मतलब आराम से मूव करिए। और अगर हम लोग बात करें रोटेशनली मूवमेंट की, तो इफ द बॉडी इज अ पाइवोटेड एट अ पॉइंट, मतलब मतलब किसी एक पॉइंट पे ऑफ दैट pivoted at a point, then this is not free to move and it will move in a rotation, और मतलब एक पर्टिकुलर रोटेट करने लगेगा। तो इसकी डिफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत ईजी है, इफ द बॉडी इज अ pivoted at a point and the force is applied on the body at a suitable point, मतलब द बॉडी रोटेट्स, इस सुटेबल पॉइंट के अलावा हम यहाँ पे कहीं फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स करेगा। अब ये मूव कर रहा है, अब यहाँ से दूसरा ये मूव कर रहा है, तो या ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मान लीजिए पाइवोट इस जगह होता है, यहाँ से मैं पाइवोट हटा देता,
पाइवोट इस जगह होता है। ये मान लीजिए इधर तरफ मूव कर दिया, उसको छोड़ दीजिए। अब जो पाइवोट है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे रखा है वेट। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से फोर्स लगाते हैं। मैंने यहाँ से फोर्स लगाई। अभी तक हम लोग यहाँ से लगाए थे, बॉडी किस तरह मूव कर रही थी, कैसे मूव कर रही थी गाइस बॉडी। अभी तक क्लॉक देखिए गाइस, हमने क्लॉक देखी, यहाँ से क्लॉक ऐसे घूमती है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो कौन सा होता है क्लॉक वाइज। लेकिन ये इसका अपोजिट है, तो ये कौन सा हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज मोशन। एंटी क्लॉक वाइज मोशन मतलब कि अगर वो एंटी घूम रहे, इसे हम लोग प्लस से भी नोट करते हैं। अब देखें, अगर बात करें हमने फोर्स यहाँ से लगाई तो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, यहाँ से मारा, ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ से मारा तो ये ऐसे मूव कर रहा, यहाँ से मारा, सॉरी गाइस, देखिए यहाँ से मारा तो ऐसे मूव करेगा, यहाँ से मारा तो ऐसे मूव करेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हम लोग का बेसिक। अभी तक हमने क्या बात की थी, मैंने बॉडी रिजिड, जब बॉडी रिजिड होगी, यानी मैं समझा देता हूँ। और जब when a body is not rigid, when a body is not rigid, जब बॉडी रिजिड नहीं होगी तो गाइस मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, तो गाइस आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये हम लोग आज से हम लोग ने दमदार बैच स्टार्ट कर दिया है। ये हम लोग का दमदार बैच आप लोग देख पाएंगे, उसका मतलब दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक समझा दी, दूसरा पार्ट है। अब देख रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज नॉन रिजिड, मतलब जब वो रिजिड नहीं होगी तब या तो उसके शेप पे चेंज आएगा, क्या कहते, या तो उसके शेप पे चेंज आएगा, या तो उसका साइज चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, स्टेट में है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो स्टेट में आ जाएगी। ये चीज़ें हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। अब उससे हट के जब बॉडी रिजिड हो जाएगी तो वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 10 में। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं। तब तक मैं इसे रेज कर लेता हूँ। अब हम लोग का आता है अगला कॉन्सेप्ट, मतलब फोर्थ चैप्टर में भी अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ें सीखी। अगर बॉडी रिजिड होगी तो फोर्स 2 तरह की लगेंगी, मतलब मोशन उसमें 2 तरह का होगा। एक कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। एक कौन सा होगा, रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। ओके गाइस, कौन सा होगा, रोटेशनल और रोटेटरी मोशन। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स, अभी तक हमने स्टोरीज के कुछ कॉन्सेप्ट तो देखे। अब अगर आगे बात करें हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या कहें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या गाइस, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो है वो टर्निंग इफेक्ट कैसा होता है, मतलब वो टर्निंग इफेक्ट आपको नाम सुन के समझ में आ ही गया होगा कि उसका टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। ओके गाइस, अब देखिए, अगर हम लोग टर्निंग इफेक्ट की बात करें तो वो होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, तो मैं आपको बताना भूल गया था, उसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, टॉर्क। ये शब्द आप याद कर लीजिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग टॉर्क, TORQUE, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, टॉर्क भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं उसकी बात करूँ कि टॉर्क क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल गाइस, अभी मैंने आपको बताया कोई ये बॉडी यहाँ से पाइवेट है, तो हमने यहाँ से फोर्स लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन का, तो ये मोशन में आएगी, मतलब कि ये ऐसे मूव करेगी, तो ये या तो क्लॉकवाइज में जाएगी या तो एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगी। तो अगर मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताऊं तो बहुत ईजी है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स। मतलब वो अपने एक्सिस से मूव करती है, किसकी वजह से, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या गाइस, ये भी आप याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर में यही मेन है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से पाइवोटेड है और हम लोग उसे उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी, किसके बेस पे, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके गाइस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, ऐसा देखिए अब मूव करने वाली चीज़ें कौन कौन से सकते हैं, जैसे ये हो गई जो कार्स आती है, उसमें बीच में पाइवोट होता है, यहाँ हैंडल लगा होता है और ऐसे ऐसे बनी होती है, या आप लोग उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा रोटेटरी मोशन का। और जब आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का आप उसका ऊपर वाला पार्ट खोलते हैं, तो जैसे मैं ये है, अब मैं इसको ऐसे खोलूँगा, मतलब कि जो मार्कर है उसे मैं खोलूँगा तो वो एक जगह से मैं पाइवोट कर दूँगा और ऐसे ऐसे घुमाऊँगा, तो कौन सा मोशन हो जाएगा, रोटेटरी मोशन। आप जब टैप खोलते हैं, ये टैप मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये है आपका टैप, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे तो वो कौन सा जाएगा, रोटेटरी मोशन। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल इसके रोटेटरी मोशन के। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी यूनिट। हमने यहाँ पे किया क्या, अब मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स हमने लगाया है उस पर उसको मेज़र करेंगे तो किसकी यूनिट में आएगी, तो जो इसका फॉर्मूला होता है उसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोल सकते हैं। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, याद रखिए मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टॉर्क। अब देखिए जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या गाइस, जो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो गाइस ये एक बेसिक फार्मूला था, मतलब इसी फार्मूले पे पूरा चैप्टर बेस है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट, अब फोर्स किस में होता है, फोर्स होता है हमारा न्यूटन में, ये हम लोग क्लास 9th ICSE में पढ़ चुके हैं। फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है। और जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा हो तो अभी तुरंत कमेंट सेक्शन करके बताइए कि यहाँ पे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है। अब देखिए गाइस, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और बोले अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा था क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को लिख लीजिए, यह है हम लोग का, मान लीजिए यूनिफॉर्म रूलर स्केल है, यहाँ से पाइवोटेड है और हम लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या लोग फोर्स यहाँ से कहीं से भी फोर्स लगाए, यानी यहाँ से लगा रहे हैं फोर्स, तो ये ऐसे फोर्स लगेगा, तो यहाँ से यहाँ के यहाँ से यहाँ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वही यहाँ पे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल बोलूँ, तो ये हम लोग का वो बीच में पाइवोटेड है फल्क्रम मान लीजिए, तो हम लोग एक यहाँ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से जो फोर्स लगाएंगे वो मानिए 5 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो, उसे हम लोग, तो ये जो हो जाएगा ये एंटी में, ये हम लोग का एंटी घूमेगा, ये हम लोग का थर्ड गैस, ये अभी दोनों एक ही मूवमेंट में घूमेगा, लेकिन अगर हम लोग फोर्स एक ही तरफ से लगाएं तो ये एंटी में घूमेगा। अब देखिए गैस, ये थी हम लोग की बेसिक चीज़ें, तो आपने इसकी यूनिट पढ़ ली, फोर्स टॉर्क क्या होता है आप लोग से समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हम लोग का अगला टॉपिक है। तो गाइस आप इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या गाइस, मतलब हमने आपको सिर्फ इंट्रो दिया, लेकिन अब हम लोग उसके बेसिक का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देखो यूनिफॉर्म रूलर स्केल है और यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके गाइस, ये कोई यूनिफॉर्म रूलर स्केल मतलब कोई भी
मानी इसी को आप लेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ वेट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पहले से ही झुक जाएगा, तो यहाँ से ये पाइवोट है, यहाँ से ये पाइवोट है। अगर हम लोग फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो ये बॉडी कैसे मूव करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी। कैसे मूव करेगी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। कैसे मूव करेगी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब जो क्लॉक होती है वो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, मतलब कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके गाइस, जब लोग फोर्स यहाँ से लगाएंगे तो 5 न्यूटन का मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया, तो वो ऐसे घूमेगी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, अगर हम लोग फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे गाइस, इस जगह, यहाँ से ये पाइवोट है, ये पाइवोटेड है, और हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो कैसे मूव करेगा गाइस, ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे गाइस, एंटी क्लॉकवाइज। अब देख लेते हैं क्लॉकवाइज को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को किस में कंसीडर करते हैं। तो क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। किस में करते हैं, नेगेटिव। अगर कभी आपको एंटी क्लॉकवाइज की मतलब क्लॉकवाइज की वैल्यू निकालने आ जाए तो वो आप नेगेटिव में लेट करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट होता है, प्लस में लेट करते हैं तो पॉजिटिव। ओके, तो ये हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको आई होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गाइस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आ रहा होगा। अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपके मन में जरूर से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि हम लोग हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, उसको हम लोग मैक्सिमाइज कैसे करें, सॉरी गाइस, उसको हम लोग मैक्सिमाइज कैसे करें। तो उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो या तो हम लोग फोर्स को बढ़ा दें, या तो फोर्स को बढ़ा दें, या तो फिर डिस्टेंस को बढ़ा दें। मान लीजिए यहाँ कोई एक हैवी, जैसे कोई एक हैवी चीज गिर गई है, आप इसको ट्री कंसीडर कर लीजिए, एक हैवी ट्री है, तो यहाँ से वो पाइवोट है, मतलब जो उसकी जड़ थी वहाँ से वो ऐसे पेड़ खड़ा था, वो यहाँ से जड़ अंदर रह गई, ये पेड़ ऐसे गिर गया। तो अब आपको इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। या तो आप इस पे फोर्स को मैक्सिमाइज करती, लेकिन अब आपके पास भाई जितनी ताकत होगी आप उतना है तो मैक्सिमाइज करेंगे, या तो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर दें। अगर आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ को मैक्सिमाइज करते हैं तो आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए हम लोग डिस्टेंस बढ़ाना ज़्यादा ही समझते हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, हम लोग को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो गया। आपने, मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने उसे बहुत बार देखा होगा क्योंकि कॉमन एग्जांपल है। आपने जैक स्क्रू, जैक स्क्रू कुछ इस तरह होता है, मैं इसको बना देता हूँ। गाइस, यहाँ पे कोई स्टील की प्लेट लगी होती है, और जब आप उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे, जो आपने कभी कभी देखा हो कार को, जब कार के व्हील्स चेंज करने होते हैं तब क्या करता है, इसके नीचे हम लोग जैक स्क्रू को लगाते हैं ऐसे, और हम लोग वो आगे ऐसे होता है, हम लोग इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 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 घुमाते, तो कार अपने आप रुकती जाती है। अगर कार का वेट ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो जैक स्क्रू उसकी डिस्टेंस लॉन्ग कर दें, तो क्या होगा, हैवी से हैवी चीज़ें उठ जाती हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एग्जाम्पल, जैक स्क्रू क्या होता है, कार को उठाने वाला, हैविंग अ लॉन्ग आर्म वाई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी आर्म जो होती है वो लॉन्ग क्यों होती हैं, तो इसका जो आंसर होगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज इंक्रीज एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। मतलब अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करना है तो या तो आप फोर्स को इंक्रीज कर दीजिए, या तो डिस्टेंस में इंक्रीज कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इंक्रीज कर दिया, यही कारण आप पेपर में लिख के आएंगे। ओके, तो ये था हम लोग का। अब देखिए, अभी तक मैंने आप क्या बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ। अब आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स
जीरो कैसे हो सकता है? क्या है जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो जीरो कैसे हो सकता है, ये अब आप दिमाग लगाइए खुद। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो कैसे हो सकता है? तो अगर बोलूँ मैं, फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, या तो मैं फोर्स को जीरो कर दूँ, मतलब कि सॉरी देखिए ये रूलर है, यहाँ से पाइवोट है, या तो मैं परपेंडिकुलर फोर्स को जीरो कर दूँ, मतलब मैं फोर्स लगाऊंगी ना तो उसमें कोई वही नहीं हुआ, या तो मैं डिस्टेंस को जीरो कर दूँ। अगर फोर्स को जीरो कर दिया, तब भी क्या होगा, टॉर्क, ये हम लोग कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। या अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जीरो कर दिया, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट ही बचा, यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही ना रहे, तो क्या होगा, टॉर्क फिर से जीरो हो जाएगा। अब टॉर्क जीरो करने के लिए ये हो गया, लेकिन और एक इसका कारण है, मतलब हम लोग एक इसमें एक और बेसिक कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ये जीरो कैसे हो जाएगी। ये तो बेसिक है, आपने इसमें आप जानते हैं अगर किसी भी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा, जीरो इंटू टू करिए तब भी जीरो आएगा, और टू इंटू जीरो करिए तब भी जीरो आएगा। वैसे हमने यहाँ किया, अगर हम इसको जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, अगर इसको जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो छोटे बच्चों वाली चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा, फोर्सेस पासेस थ्रू द पाइवोटेड, मतलब फोर्सेस, इसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड, क्या गए, फोर्स पासेस थ्रू द पाइवोटेड, मतलब कि फोर्स किसी पाइवोटेड पॉइंट से पास कराया जाए, मतलब कि ये मार्कर है और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे पाइवोटेड, देखा यहाँ पे पाइवोट, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा, ये मूव नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, यहाँ पे जीरो, ये देखिए मैं तो मारो, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, अगर ये फोर्स जो है मैंने ऐसे मारा तो कहीं परपेंडिकुलरली आके इस पाइवोट पॉइंट से पास हो गया, तो आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फोर्स लगाएं और वो कुछ ऐसे ऐसे करके इस पाइवोटेड पॉइंट से जाके टकराया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो हो गया। और मैंने अभी आपको तुरंत बताया, अगर फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये था हम लोग का। अब देखिए, अब कुछ इसके अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है, वो आता है व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कपल की। किसकी है, कपल। आप वो वाला कपल मत समझने लगेगा, यह फिजिक्स का कपल है। फिजिक्स का कपल का मतलब होता है, देखो एक रूलर स्केल है, ये लगा दिया हमने फर्क, फोर्स यहाँ से भी लग रहा, फोर्स यहाँ से भी लग रहा, तो अब ये टू पेयर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगी। कि अगर मैं आपको डिफिनेशन बोलूँ, मैं आपको फिजिक्स की डिफिनेशन बोलूँगा, वो वाली डिफिनेशन आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स की डिफिनेशन बताऊँगा, तो सुनिएगा। अगर बोले व्हेन वी अप्लाई अ पेयर ऑफ फोर्स इन अ सिंगल बॉडी, व्हेन वी अप्लाई अ पेयर ऑफ फोर्स इन अ सिंगल बॉडी, मतलब कि ये दो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सिंगल बॉडी में, तो यहाँ से क्या है, ये पाइवोटेड है, तो ये हो गया हम लोग का कपल फोर्स। व्हेन वी अप्लाई अ पेयर ऑफ फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड कपल। अब देखिए, इसका मैं अगर इसके हम लोग नेट मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करें, किसकी गाइस, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर हम लोग कपल की नेट मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो देख गाइस, ये नेट कर ली, सॉरी गाइस मुझसे सही बन ही नहीं पाती किसी बार, देखें नेट कर लीजिए। ये क्या है गाइस, आपकी यूनिफॉर्म मीटर रूल, क्या है गाइस, यूनिफॉर्म मीटर रूल। अब यहाँ पे हमने लगा दिया फलक्रम, क्या गाइस, यहाँ पे हमने फलक्रम लगा दिया, ये आपको पता है ये 0 सेंटीमीटर होगा, ये 100 सेंटीमीटर होगा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके गाइस, किसी स्केल का हम लोग उसके वेट के बारे में बात करें तो उसका पर्टिकुलर वेट उसके सेंटर पे होता है, उसके मिड पॉइंट पे होता है। देखिए गाइस, तो हमने यहाँ पे मानिए फोर्स लगा दिया, कितना गाइस,
यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ पेयर ऑफ फोर्स बोला गया, तो हम लोग दोनों तरफ पेयर ऑफ फोर्स लगाएंगे। तो पेयर ऑफ फोर्स लगाने का मतलब हो गया, हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, ये हम लोग का 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 20 kg का फोर्स लगाया। ऐसे था ये, यहाँ पे मैंने 20 kg का फोर्स लगाया, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये था, मैंने यहाँ पे 20 मीटर का ये फलक्रम हो गया, 20 मीटर फोर्स लगाया, तो ऐसे जाएगा। कैसे? ऐसे। तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और गैस अब देखते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ कहीं पे एक और फोर्स लगाते हैं। क्या? क्योंकि हमसे बोला गया था हम लोग कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 70 सेंटीमीटर पे, हम लोग का 70 सेंटीमीटर पे था, यहाँ पे हम लोग एक और फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक और फोर्स लगाएंगे, कितने का? 30 kg का मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। तो ये किधर को जाएगा? फोर्स हमने लगाया 30 kg का। तो अब देखिए यहाँ पर 20 kg का था, तो ऐसे क्या था, यहाँ पर 30 kg का है, तो ये भी ऐसे जाएगा। तो क्या होगा? ये भी ऐसे गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब अगर हम लोग को नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉडी में हमने कपल ऑफ फोर्स लगाया और हम लोग को नेट मोमेंट ऑफ फोर्स पता लगाना हो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर मेथड है। देखिए अब इस फिगर को मैं नहीं इरेज करूँगा, बाकी सबको इरेज कर दूँगा। गाइस मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये हम लोग का दमदार बैच चल रहा है। पूरा जो बच्चे 2021 से 2022 में जाएंगे, जो 2022 का बोर्ड देंगे, वो दमदार बैच के होंगे। तो गाइस प्लीज़ इसको 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिएगा। अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर हुए हैं, 100 ही हुए नियर अबाउट। तो अगर आप इसको 1 के समझा देंगे तो मैं लाइव करवा देंगे, तो मैं लाइव आ सकता हूँ। लाइव में आपको समझ में अच्छे से आएगा, आप देखिए। और आप वहाँ पे तुरंत अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट की स्टोरी पर लगा सकते हैं। आप देखिए नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग को पता लगाना था। ये फलक्रम था, ये 2 पॉइंट थे। अब देखिए नेट मोमेंट ऑफ फोर्स पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अबाउट फलक्रम हम लोग यहाँ पे पूरा मान लीजिए कि इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से पाइवोट हो गया, ये यहाँ से पाइवोट हो गया, मतलब 2 जगह से ये पाइवोट हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको 2 मानेंगे। हम लोग फलक्रम के बेस पे देखेंगे। ये हमने इसको मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब अबाउट फलक्रम देखें तो अबाउट फलक्रम का मतलब फलक्रम पर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में भी पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बता दिया है पिछले कुछ मिनट में। अब देखिए क्लॉकवाइज बोले तो ये होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स निकालते हैं। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज फोर्स मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज में कितना टर्न कर रहा है उसे हम लोग निकालने के देखें, तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने क्या पॉजिटिव होता है, हमने फोर्स कितना लगाया था 20 kg का, इंटू डिस्टेंस कितनी थी 10 सेंटीमीटर। क्या गाइस फोर्स हमने कितना लगाया था 20 kg का, सॉरी गाइस 20 kg का, और उसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे हम फोर्स लगा ली, यहाँ से यहाँ के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 से 10 तक के बीच में, सॉरी गाइस यहाँ मैंने गलत कर दिया, 40 होगी। ओके गाइस क्या होगा हम लोग का, वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 800 kgf सेंटीमीटर। ओके गाइस हमने एंटी क्लॉकवाइज फोर्स में निकाल लिया कितना हो गया, लेकिन अब हम लोग क्लॉकवाइज निकालते हैं। क्या गाइस क्लॉकवाइज निकालने के लिए उसका भी वही फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में हमने कितना फोर्स लगाया है, हमने फोर्स तो 30 kg का लगाया है, इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 70। तो गाइस मुझे पता है कि मैं इस बार गलत किया हूँ,
अगर आप लोग पूरा फोकस इस क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी गलती हो चुकी है, तो अगर आप गलती करोगे नहीं तो आप कुछ सीखोगे नहीं, इसलिए गलती करना भी एक तरफ से जरूरी है। क्योंकि अगर आपने गलती है, आज तक आपने कभी कोई गलती नहीं की तो आज तक आपने कभी कुछ सीखा नहीं। तो मुझसे एक बार गलती होगी, मैं सीख गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। 70 से 50 के बीच में 20, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 600 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब देखिएगा हम लोग को निकालना क्या था, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे नेट मोमेंट ऑफ, क्या निकालेंगे गाइस, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, ये हम लोग लेते हैं पॉजिटिव में, ये हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी। ये हमने लिया पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हम लोग का +800 kg सेंटीमीटर -600, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, -600 kg सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होके 200 kg सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे कुछ बात करेंगे। तो देखिए गाइस आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इक्विलिब्रियम। क्या गाइस, इक्विलिब्रियम। तो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस चीज़ को, मैंने सोचा रेस करने से पहले बता दूँ। ये हम लोग का एक पाइवोटेड पॉइंट की एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग पेयर ऑफ फोर्स लगाते हैं तो उसे हम लोग कपल बोलते हैं। तो उसमें अगर हम लोग को नेट मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना है, हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया 20 kg का 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ से एक फोर्स लगाया 70 सेंटीमीटर पर 30 kg का। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ऐड कर देना है बस। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव में, क्लॉकवाइज को नेगेटिव में। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हम लोग को पता थी यहाँ पे 20, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 - 10 = 40, तो 20 × 40 800 आ गया। उसके बाद क्लॉकवाइज में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 70 - 50 20, 30 × 20 तो आ गया 600 kg। अब देखिए क्या बोला था मैंने अभी आपको, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करने को बोले तो हमने इन सबको ऐड करेंगे, +800 kg सेंटीमीटर -600, क्योंकि ये माइनस में होता है ये प्लस में होता है, तो हम लोग का आंसर आएगा 200 kg सेंटीमीटर। तो गाइस आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए गाइस हम लोग देखते हैं। अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। हम लोग इसके आगे की बात, आगे क्या पढ़ना है, इसको हम लोग को इसके आगे हम लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम। क्या गाइस, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम। क्या गाइस पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम अगर बोले तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज। इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। क्या गाइस, नेट फोर्स जो है वो 0 हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब कि मूव ही नहीं कर रही है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल, और नेट फोर्स = 0, और टॉर्क अगर 0 हो गया, टॉर्क मतलब क्या, टॉर्क = 0 तो होता होगा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी क्यों होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, एक जगह से ये पाइवोटेड है, हमने इसमें फोर्स लगाया तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसमें टॉर्क आएगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो अगर वो 0 होगा तो रोटेटरी। तो हम लोग पढ़ना किसके बारे में, रोटेटरी की। तो चलिए हम लोग रोटेटरी के बारे में पढ़ते हैं।
अब देखिए अगर मैं आपको इसकी सिंपल डिफिनेशन बोलूँ, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट स्टेट ऑफ और ऑफ रेस्ट और लीनियर और रोटेशनल मोशन इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। मैं आपको उसके ऊपर और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक बॉडी है उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो जीरो होता है, चाहे वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में हो या चाहे वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, हमको पढ़ना है इसके बारे में, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये होते दो तरह के हैं। कितने तरह के होते हैं गाइस? दो तरह के होते हैं। तो देखिए एक होता है स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए हम लोग बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब बॉडी रेस्ट पे होगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बॉडी रेस्ट पे होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी लाइंग स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। मतलब मान लीजिए ये हम लोग की सरफेस है, ये हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट है, क्या गाइस? ये हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना उतना इधर से भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ये रेस्ट में है, जितना फोर्स हम लोग इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर से लगाएंगे, तो क्या होगा? वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम। फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये रेस्ट पे नहीं, फोर्स लगाने के बाद अगर ये रेस्ट में है बॉडी, इक्विलिब्रियम अगर रेस्ट में है उसमें फोर्स लगाएं तो वो नेट मोमेंट फोर्स। अगर देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसमें हम लोग अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो हो जाए तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की बोलने की बात करें तो मतलब कि बॉडी मोशन में हो और वो उसका जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए, ये कैसे हो सकता है यार? मतलब कि बॉडी मोशन में है लेकिन उसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए, बताओ। अब फिजिक्स ने क्या ही कर दिया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब बॉडी मोशन में है लेकिन उसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाना था, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम थी तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम है तो रेट ऑफ वेलोसिटी जीरो, रेट ऑफ वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। और अगर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बॉडी मोशन में होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, नहीं गए। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब बॉडी कंटिन्यू मोशन में है और वो उसका नेट मोमेंट फोर्स जीरो हो जाए। मोशन में बॉडी का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए, कब होगा? जब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम हुआ तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन अगर जीरो हो गया तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अब जीरो हो जाएगा। तो यह हमने पढ़ा थोड़े सब, मतलब पहला पार्ट में हम लोग ने लगभग कंप्लीट कर लिया। मैं एक टॉपिक और बचा, मैं आपको उससे बता देता हूँ। ये हम लोग का सेलिना बुक का पार्ट 1 हो जाएगा। ओके, एक पार्ट बचा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या गाइस? प्रिंसिपल मतलब किसका? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या गाइस? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम मोशन होता है उसके अगर हम लोग मोमेंट के बाद इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल की बात करें तो वो होता है, देखिए मैं आपको उसको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे फलक्रम था, मतलब यहाँ से पाइवोटेड है। अब देखिए हम लोग ये क्या यूनिफॉर्म रूलर स्केल थी, ये 100 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर। हमने यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे 20 kg का फोर्स लगाया और यहाँ से हम लोग ने 70 सेंटीमीटर पे
एक 30 kg का फोर्स लगाया। ओके गाइस, हम लोग को बताना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है। ये ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे में जाएगा मतलब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब देखिए जो कहता है ये, इसका जो मेन एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोशन। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एंटी क्लॉक सम ऑफ एंटी, मैं आपको फिर से बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कहता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोशन। ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज इक्वल टू 0। अब देखिए मान लीजिए अभी आपको ये डिस्टेंस ना दी गई होती, क्या दिया गया होता है ये डिस्टेंस, ये हम लोग को नहीं पता था, उसको हमसे कहता है हमने एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म रूलर स्केल है, उस पर हम लोग एक तरफ 10 मीटर की डिस्टेंस पे 20 ग्राम का फोर्स लगा रहे हैं, और हम लोग उस पर कितना फोर्स लगा, उसमें हम लोग अगर हम लोग 30 kg का फोर्स लगाते हैं, 30 kg का फोर्स लगाते हैं तब वो इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाए। ऐसा हम लोग वो किस जगह करेंगे कि हम लोग उस पर 30 ग्राम फोर्स लगाए और बैलेंस हो जाए। तो देखिए हम लोग ये फोर्स, अभी 30 ग्राम ऑफ फोर्स हम लोग को लगाना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। हम लोग यहाँ पर तो लगाए नहीं क्योंकि ये पहले ही ऐसे भारी हो गया है, हम लोग लगाएंगे इसको इधर। अब देखिए हम लोग क्या पता था, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज का फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स तो हो जाएगा 20 इंटू 50 से 10 के बीच में 50 इंटू 20 इंटू 40 इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स हमने 30 का लगाया इंटू जो डिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 330 kgf इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 40। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 40 अपॉन 30, तो ये 0 से ये 0 कट गया। ओके गाइस, ये 0 से 0 कट गया, 4 टू जाए 80 अपॉन 30, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो यहीं कहीं आ जाएगा। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसका जो पार्ट 3 या फिर 4 चैप्टर का हम लोग ने उसका पार्ट कंप्लीट कर लिया जो काफ़ी बड़ा था, और हम लोग अगले एक वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और उसी में पार्ट 3 होगा। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।